हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बीआरएस बोलते हैं। अब देखो, इस चैप्टर से पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था सब्सिडरी बुक के अंदर, कैश बुक। कैश बुक का कनेक्शन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रहने वाला है। वो कैसे सर? अब देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक से जुड़ी हुई स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें कैश बुक से कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, कैश बुक में हमने बहुत अलग अलग टाइप के कैश बुक पढ़े थे। एक पढ़े थे सिंपल कैश बुक, जिसमें क्या था, केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता था। फिर हमने पढ़ा था डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या था, कैश कॉलम भी रहता था और बैंक कॉलम भी रहता था, जिसमें कैश एज वेल एज बैंक के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उस पे ध्यान रखना है। तो ठीक है, हम लोग कैश बुक कैसे बनाते थे, मैं फटाफट आपको एक दिखा देता हूं समझा के। तो मान के चलो, हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे। डबल कॉलम कैश बुक, उसमें क्या रहता था सर? उसमें रहता था टी शेप फॉर्मेट में हम लोग बनाते थे। हम लोग क्या बनाते थे सर? टी शेप फॉर्मेट में बनाते थे। एक साइड डेबिट रहता था, दूसरा साइड क्रेडिट रहता था। ठीक है, अब इसमें दो कॉलम रहते थे सर डबल कॉलम में। एक कैश का कॉलम रहता था, दूसरा क्या रहता था सर? बैंक का कॉलम रहता था। ठीक है, चलो, तो सर इस तरह से हम लोग बनाते थे। एक कैश रहता था, दूसरा रहता था सर बैंक। ठीक है, कैश और बैंक। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो हम जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें ये कैश कॉलम को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है सर? हमें फोकस करना है ओनली फॉर बैंक कॉलम। ठीक है, हम कैश बुक कैसे बनाते थे? चूंकि बैंक हमारे लिए एसेट है, बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट का क्या रूल रहता था सर? एसेट का रूल रहता था, हमने जर्नल में पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में, कि एसेट जब इंक्रीज होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब डिक्रीज होता है, कम होता है, घटता है, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो वही रूल हम लोग कैश बुक में भी अपनाते थे। सारे के सारे रिसिप्ट को, सारे के सारे बैंक रिसिप्ट को, अब हम कैश को भूल जा रहे हैं, हमको कैश से मतलब नहीं, हमें बैंक कॉलम पे फोकस करना है। तो बैंक में जो पैसा आता था, ठीक है, बैंक में जो पैसा आता था उसको हम बैंक कॉलम में दिखाते थे। ठीक है, और बैंक से जो पैसा जाता था, ठीक है, जो डिक्रीज होता था, बैंक का पैसा निकलता था, तो हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाते थे। क्यों? क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट में दिखाते हैं, और जब वो घटता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट में दिखाते थे। इस तरह से हम क्या करते थे? कैश बुक बनाते थे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले आप समझो कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपको सारा का सारा पैसा आप अपने खुद के पास नहीं रख सकते हो, आप बैंक में जमा करते हो। ठीक है, और जब जरूरत होता है तो उसे आप निकालते हो, ऐसे ही करते हैं। तो बैंक में आप अपना एक खाता खुलवाते हो, ओपन करवाते हो, और वहां पे आप पैसा जमा करते हो। तो अब फटाफट ये बताओ कि बैंक की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो उसको अपने बुक में रिकॉर्ड करे। यानी बैंक अपने बुक में रिकॉर्ड करे, अपने बुक में रिकॉर्ड करे। जैसे हम एज अ बिजनेसमैन क्या करते हैं, जितने भी लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, जितने भी अलग अलग कंपनियां के साथ, इवन बैंक के साथ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम उसे कैश बुक के अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बैंक के साथ जो भी लेन देन करते हैं उसे कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरह से बैंक की भी जिम्मेदारी होती है कि उसके साथ जो लेन देन होता है उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। तो वो क्या करता है, वो हर कस्टमर के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करता है। जैसे हम लोग हर एक अलग अलग वेंडर, अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसी तरह से बैंक भी क्या करता है, अपने कस्टमर के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आप क्या होता है कि आपको मंथली बेसिस पे, या जब आपको जरूरत होता है, इंटरनेट से नेट बैंकिंग लॉग इन किए और आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में और अभी भी चल रहा है कि लोग जाते हैं अपना पासबुक लेके जाते हैं। क्या करते हैं, जब आप खाता खुलवाते हो बैंक में, तो बैंक आपको एक पासबुक देता है।
ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, आप टाइम टू टाइम जाके आप उसका प्रिंट आउट करवाते हो, यानी बैंक में जाते हो और पासबुक का प्रिंट करवाते हो, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको उस पासबुक में क्या किया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है। बट आजकल क्या हो रहा है कि जो पुराने जमाने के लोग हैं उसको वो पासबुक यूज करते हैं, नहीं तो ज्यादातर जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, नेट से जाके नेट लॉगिन करके इंटरनेट बैंकिंग से जाके वो क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोनों चीज एक ही है। ठीक है। मैंने क्या बोला अभी तक, मैंने बोला कि कोई भी बिजनेस जो होती है वो क्या करती है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करती है। ठीक है। और उसके लिए बैंक क्या होता है, एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट साइड में दिखाती है, यानी बैंक में जो भी बैलेंस आता है, बैंक में पैसा आता है तो वो क्या करती है, डेबिट साइड में, और बैंक से पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में करती है। अब हम बात करने वाले हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सर अब हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंक क्या करती है, हर एक कस्टमर के लिए, ठीक है, हर एक कस्टमर के लिए भी अलग अलग खाता मेंटेन करती है, जिसको हम लोग बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। मैं थोड़ा सा दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, प्रैक्टिकल डिफरेंस, वो बता देता हूं। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रहता है, जो आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो और आपको ईमेल आईडी पे भी डायरेक्ट आ जाता है। ये जनरली जो होता है वो ई बुक के फॉर्म में रहता है, पीडीएफ के फॉर्म में रहता है, यानी आपको इसको प्रिंट आउट, जनरली आपको बैंक प्रिंट आउट नहीं भेजता है। बहुत कम केस में अगर आप बैंक को बोलते हो कि मुझे प्रिंट आउट चाहिए तभी वो आपको प्रिंट आउट भेजता है, नहीं तो जनरली ईमेल कर दिया जाता है या आप नेट बैंकिंग से निकाल लेते हो। और पासबुक तो आपको जैसे ही खाता खुलवाते हो बैंक के साथ, आपको पासबुक मिलता है और आपको टाइम टू टाइम बैंक जाके उसको अपडेट करवाना होता है। तो जिनके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाता है या जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं उनको पासबुक अपडेट कराने की जरूरत नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल बात है, बट दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जरा सोचो, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो, सबसे पहली बात जो ये बैंक स्टेटमेंट और पासबुक होती है वो भी लेजर के ही फॉर्मेट में होती है। ठीक है, स्टेटमेंट के ही फॉर्मेट में होती है। तो वो लोग भी आप समझ सकते हो, आप बैंक स्टेटमेंट और पासबुक को भी आप टी शेप के अंदाज से समझो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है। मान के चलो कि पासबुक भी इसी फॉर्मेट में रहता है। वैसे पासबुक अगर आप देखोगे तो वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहता है, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रहता है। तो आप डेबिट और क्रेडिट से टी शेप के फॉर्म से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो यहां भी डेबिट होंगे, यहां भी क्रेडिट होंगे। ठीक है। अब ये मान के चलो ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है, ये भी अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, ये तो केवल बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कस्टमर के साथ। ठीक है। अब कोई कस्टमर है, मान के चलो, जब वो कस्टमर पैसा जमा करता है तो बैंक किस साइड रिकॉर्ड करेगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ठीक है। अब इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि बैंक के लिए वो पैसा क्या है। आप अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हो तो आपके लिए तो वो एसेट है, क्योंकि वो आपका पैसा है, बैंक में जमा किए, जब मर्जी हो बैंक से आप निकाल लोगे। लेकिन जब आप बैंक में जमा करोगे तो आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बैंक क्या सोचेगी, सर ये हमारा पैसा तो नहीं है, बैंक का तो पैसा नहीं है, वो कस्टमर का पैसा है। तो बैंक के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैसा को रखने का, जब भी कस्टमर मांगेगी बैंक को वापस देना पड़ेगा। तो वो पैसा बताओ बैंक के लिए क्या है, सर वो पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटीज है। क्या है, लाइबिलिटीज है। यानी कस्टमर जब भी बैंक में पैसा जमा करता है तो वो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटीज का रूल क्या है, सर लाइबिलिटीज का रूल तो एसेट का उल्टा है। यानी लाइबिलिटी जब बढ़ेगा तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और जब लाइबिलिटीज घटेगा, डिक्रीज होगा, तो उसको डेबिट किया जाएगा। इसका मतलब बैंक में जब पैसा आएगा, ध्यान से सुनना, बैंक में जब पैसा आएगा, ठीक है, कस्टमर जब पैसा जमा करेगा अपने अकाउंट में, तो जब पैसा आएगा तो बैंक क्या करेगी, सर बैंक क्रेडिट करेगी, क्योंकि बैंक के लिए वो क्या है, जिम्मेदारी है कि उसके पैसा को अपने पास रखना है और जब भी कस्टमर मांगेगा पैसा को वापस करना है। तो वो ऐसा तो नहीं है कि बैंक ऐसा बोलेगा कि बैंक कस्टमर ने पैसा जमा किया और बैंक अपनी मन मर्जी से उसको यूज कर लिया, जब कस्टमर बोला पैसा वापस करो तो वो वापस नहीं करेगा। ठीक है। तो
ये बैंक के लिए क्या है सर, एक लाइबिलिटीज है। बैंक में जब पैसा आएगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, और बैंक से जब पैसा निकलेगा, बैंक से जब पैसा निकलेगा, बैंक से जब पैसा निकलेगा, जब पैसा निकलेगा तो बैंक उसको क्या करेगी सर, उसको डेबिट करेगी। तो इस तरह से चलता है। और वैसे अगर आप लोग कभी पैसा बैंक में जमा करने गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे ही आप पैसा कैशियर को देते हैं और कैशियर एंट्री करता है, यानी बैंक में आपके अकाउंट में जमा करता है, तो आपको तुरंत एक मैसेज आता होगा मोबाइल पे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक का लाइबिलिटीज बढ़ा है। आप अगर अपने पॉइंट, आप अपने बुक में क्या करोगे, वो पैसा से तो आप डेबिट करोगे अपने बैंक को, क्योंकि आपका बैंक बढ़ा है, क्योंकि आपके लिए एसेट है। लेकिन वो मैसेज किसने किया है, बैंक ने किया है। तो बैंक इसलिए बोलता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्योंकि वो क्रेडिट इसलिए कर रहा है क्योंकि बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, जब भी पैसा आप जमा करोगे, ठीक है, तो आप या कोई आपका कोई कस्टमर है, या मान के चलो आपके पापा ने आपके अकाउंट में पैसा भेजा, तो आपके अकाउंट में जैसे ही पैसा आएगा, जैसे ही बैंक में पैसा आएगा, आपको मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, यानी आपका बैंक का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, यानी आपका पासबुक क्रेडिट हो गया है, आपका बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट हो गया है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब आप कभी एटीएम से पैसा निकालते हो, बैंक में जाके पासबुक के थ्रू पैसा निकालते हो, या किसी दोस्त को पैसा भेज देते हो, कभी अपने मम्मी पापा को पैसा भेजते हो, यानी आपके बैंक से जब पैसा कटता है, पैसा निकलता है, तो आपको एक मैसेज आता होगा, वो आता होगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिट क्यों कर रहा है, वो पासबुक का मैसेज है, वो आपके कैश बुक का मैसेज नहीं है, वो आपके पासबुक का मैसेज है। वो पासबुक का मैसेज बैंक बोल रहा है कि आपके अकाउंट को डेबिट कर लिया गया है, यानी कि बैंक की जो जिम्मेदारी थी, बैंक की जो लाइबिलिटीज थी, वो क्या हो गया, उतना रुपया से कम हो गया, क्योंकि आपने पैसा दिया था कि ये बैंक तुम पैसा रख, तो उसके लिए लाइबिलिटीज था। और जब आप पैसा निकाल लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बैंक का जो लाइबिलिटीज था वो उतना से कम हो गया। तो लाइबिलिटी जब कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि आपका कैश बुक में जो आप अपने बुक में जो बैंक है आपके लिए एसेट है, यानी बैंक में जब पैसा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, पैसा घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ये आपका हिसाब है, बैंक का हिसाब अलग है। बैंक क्या करता है, जब पैसा बढ़ता है, यानी बैंक में जब पैसा आता है तो उसकी लायबिलिटीज बढ़ती है, वो क्रेडिट करता है, और जब बैंक से पैसा घटता है तो उसकी लायबिलिटीज कम होती है, वो उसको क्या करता है, डेबिट करता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो, तो आप क्या करते हो, आप एज अ अकाउंटेंट मान के चलो, आप अपने बिजनेस के अकाउंटेंट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर अकाउंटेंट है तो हम उसको हर पीरियड में क्या करेंगे, अपने कैश बुक को क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करेंगे, यानी आप जैसे लेजर को क्लोज करते हो उसी तरह से कैश हर एक अकाउंट को क्लोज किया जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड होने पे। जैसे मान के चलो ये दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर जैसे ही खत्म होगा तो उस लेजर को क्लोज किया जाएगा। मान के चलते हैं कि हम अपने कैश बुक को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कैश बुक, मान के चलो कि हमारे कैश बुक में हमने पैसा, मतलब हम अपने बैंक में पैसा जमा किया है, डेबिट साइड में हमारा बैंक इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है 1 लाख से। ठीक है, और सर क्रेडिट हुआ है मान के चलो 40,000 से। ठीक है, क्रेडिट हुआ है 40,000 से। तो अगर हम टोटल करते हैं, क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं, तो टोटलिंग में दोनों साइड वही सेम आने वाला है, 1 लाख 1 लाख। ठीक है, 1 लाख 1 लाख। बैलेंस कितना हो रहा है सर, बैलेंस बच रहा है आपका 60,000, बैलेंस बच रहा है 60,000। इसको बोलेंगे सर बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। ठीक है, बाय बैलेंस सी बाई डी। ये आपका कितना बच गया, ये आपका बच गया 60,000। क्लियर, चलो, उसी तरह से पासबुक में भी बैंक को भी क्या करना पड़ता है, अपने बुक्स को क्लोज करना होता है। वो तो बैंक तो वैसे तो डेली बेसिस पे क्या करती है, वो बैलेंस निकालती है।
तो मान के चलो जिस डेट पे हमने बैलेंस निकाला, हमारा बैलेंस आ रहा है 60,000, उसी डेट पे बैंक भी अपने पासबुक को यानी बैंक स्टेटमेंट को क्लोज करेगी, तो वो उसी तरह से करेगी। मान के चलो वो टोटल कर रहा है तो उसको आ रहा है 90,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है, 90,000 क्रेडिट साइड में, और इधर डेबिट साइड में कर रहा है तो उसको आ रहा है 50,000, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, टोटल करेगी और बैलेंस निकालेगी। टोटल करके बैलेंस निकाल रही है तो दोनों साइड वो 90,000 लिखेगी और उसका बैलेंस आ रहा है 40,000, उसका बैलेंस आ रहा है 40,000। तो वो बोल रही है कि भैया आपके बैंक में जो बैलेंस है सी बाई डी का यानी उसका बैंक के हिसाब से तो लाइबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस है, आपके हिसाब से डेबिट बैलेंस है। हम बोल रहे हैं भैया हम तो अपना कैश बुक बंद किए, हमारे अकाउंट में 60,000 बैलेंस है। बैंक बोल रही है नहीं भैया आपके अकाउंट में तो 40,000 ही बैलेंस है, 40,000 ही बैलेंस है। बोले साला ये कैसे हो गया, हम बोल रहे हैं 60,000 है, वो बोल रही है 40,000 है। कुछ तो लोचा है, या तो कुछ गलती हुआ है, या तो कुछ मैंने इंटर नहीं किया है, मेरे अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर दिया, या बैंक के अकाउंटेंट ने कुछ गलती किया, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं तो कुछ झोल झाल हुई है, उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। उसी झोल झाल के लिए आपके इस चैप्टर का जन्म हुआ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करती है, वो एक स्टेटमेंट तैयार करती है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मतलब एज ए अकाउंटेंट उस झोल झाल को खोज के निकालना होगा कि कहां गलती है। ये जो हमारा कैश बुक है, ये हमारा कैश बुक है, इसका बैलेंस और हमारा पासबुक के बैलेंस का जो डिफरेंस है, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस के डिफरेंस के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसी को बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, कैश बुक और पासबुक के बीच के डिफरेंस को रिजॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो, तो अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ बातें नोट कर लेते हैं। तो फटाफट मेरे साथ लिखो। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared by a business entity। इसके द्वारा प्रिपेयर होता है सर, बिजनेस एंटिटी के द्वारा प्रिपेयर होता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल। इस चीज को रिकंसाइल करने के लिए, टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस, हमारा जो बैंक बैलेंस है एज पर पासबुक, यानी हमारे खाते बही में, टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी एज पर कैश बुक, नॉट पासबुक, एज पर कैश बुक, to reconcile the bank balance as per cash book and balance as per passbook, and balance as per passbook, as per passbook। पासबुक को ही क्या बोला जाता है, बैंक स्टेटमेंट। पासबुक को ही क्या बोला जाता है, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो एक बिजनेस एंटिटी तैयार करती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट पे, किसी पर्टिकुलर तारीख पे, जिसमें कि बैंक बैलेंस जो कैश बुक का है और पासबुक का है उसके डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कि बीआरएस। चलो, तो इसको समझने के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा कैश बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम। अब इसको भी ध्यान रखना, कैश बुक का बैंक कॉलम, हमें केवल बैंक कॉलम पे फोकस करना है, ठीक है। और दूसरे साइड हमारा पासबुक है। पासबुक कौन तैयार करती है सर, पासबुक तैयार करती है बैंक, ठीक है। पासबुक जो तैयार करती है वो बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है, और पासबुक को ही हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कैश बुक और पासबुक, इन दोनों के बीच में
जो डिफरेंस आता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, ठीक है, इन दोनों के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है उसको रिकंसाइल करने की जरूरत होती है। उसको क्या करने की जरूरत होती है? रिकंसाइल, उस डिफरेंस को रिजॉल्व करने की जरूरत होती है, यानी उस डिफरेंस को ढूंढ के निकालने की जरूरत होती है। उस डिफरेंस को अब किस किस वजह से, किस किस कारण से, ठीक है, हमारा ये डिफरेंस अराइज हुआ है, उसको एक स्टेटमेंट में तैयार किया जाता है और कैश बुक को पासबुक के साथ मैच कराया जाता है, ठीक है। उस स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आई होप आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो यहां तक लोग फटाफट नोट कर लो, ठीक है। चलो मैंने इसको एक बॉक्स में डाल दिया कि बहुत आसानी से आपको बीआरएस समझ में आ जाएगी। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं रीजन टू प्रिपेयर बीआरएस। बीआरएस बनाने की जरूरत क्या है, इसका क्या, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें एक्चुअल बैलेंस बताता है। इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस। ये हमें क्या बताता है? एक्चुअल बैंक बैलेंस बताता है, ठीक है। अब देखो कैश बुक के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा है एक्चुअल आपके बैंक स्टेटमेंट से। इसका मतलब कैश बुक आपका करेक्ट बैंक बैलेंस नहीं बता रहा है, तो आपको उसको पासबुक के साथ मैच करनी होती है, ठीक है। तो बीआरएस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमारे खाते में कितना पैसा है, वो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद ही पता चल पाता है, ठीक है। तो ये हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस बताता है। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो ये हमें बताता है कि कहां गलती हुई होगी, किधर गलती हुई, हमारे कैश बुक में गलती है या पासबुक में गलती है, उसको बताता है। यानी ये फाइंड आउट करता है एरर, फाइंड आउट करता है एरर्स और ओमिशन। कोई गलती हो गया या कुछ लिखना हम लोग अपने कैश बुक में या बैंक ने पासबुक में कोई एंट्री करना भूल गई, तो उसको पता करता है, फाइंड आउट करता है एरर और ओमिशन। या तो कैश बुक में गलती हो सकता है, आइदर इन कैश बुक और पासबुक, आइदर इन कैश बुक और पासबुक। यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पासबुक और कैश बुक में होने वाली गलती या छोटी मोटी मिस्टेक जो होता है या ओमिशन होता है, उसको हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। तीसरा, अगर तीसरी बात करें तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो कहीं पे धोखाधड़ी या फ्रॉड होने का चांस कम हो जाता है, ठीक है। कैशियर ऐसा नहीं कि चोरी छिपे कुछ ऐसा है कि वो गलत आपको बैलेंस बता रहा है, बट आपका बैंक में कुछ और बैलेंस है, 2 दिन के लिए वो पैसा कहीं से निकाल लिया, यानी इम्बेजलमेंट होने की, यानी घोटाला होने का चांस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बीआरएस क्या करता है, अगर हम रेगुलर रिकंसिलिएशन करते हैं, रेगुलर बैंक की रिकंसिलिएशन करते हैं, रेगुलर रिकंसिलिएशन क्या करता है? हेल्प करता है टू फाइंड आउट इम्बेजलमेंट्स। इम्बेजलमेंट्स क्या होता है? इम्बेजलमेंट्स होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ घोटाला हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई घोटाला हो गया, तो उसको तुरंत का तुरंत पता लगा लेता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर हम रेगुलर बनाते हैं तो वो गड़बड़ घोटाला तुरंत का तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। तो मेनली जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव की वजह से बनाते हैं। इसका 3 रीजन होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करने का, कि आपके कैश बुक में कुछ और बैलेंस है, बट आप अल्टीमेटली आपका बैंक में कितना बैलेंस है वो तो आपको बैंक स्टेटमेंट ही बताएगा। तो इसके लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चले, ठीक है। दूसरा, हमारे कैशियर से कुछ गलती हो गई, वो कुछ एंट्री करना भूल गया, या बैंक के कैशियर से कुछ गलती हो गई, कुछ वो एंट्री करना भूल गया, तो वो अगर कुछ गलती करता है अकाउंटेंट, ठीक है, या उससे कुछ मिस्टेक होती है, कुछ ओमिशन हो जाता है, तो उसको हम पता कर सकते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के, ठीक है। तीसरा, कोई जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि देखो
सोचे, आप मान के चलो कि कैशियर है, उसके हाथ में वो क्या क्या 2-4 हजार रुपया अपने पर्सनल यूज में ले लिया कि अभी तो कोई देखने वाला है नहीं, ठीक है, हम अपने कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, पता तो चलेगा नहीं। लेकिन अगर हम रेगुलर रिकंसिलेशन देखें, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखें और हम अपने कैश बुक के को पासबुक यानी कस्टमर क्या बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट से उसको मिलाए अपने कैश बुक को, तो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई जानबूझ के कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं।